अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं टैक्स दोस्ती स्पेशल बजट वीडियोस और हम बात कर रहे हैं फेडरल बजट पे। और आज जो कुछ वीडियोस हम बना रहे हैं फेडरल बजट पे, कमेंट्स ऑन ऑब्जर्वेशन बिजनेस रिकॉर्डर के अखबार में पेज 5 पे प्रिंट हुए हैं 12 जून 2022 को, जो शबर जैदी साहब जो है उन्होंने दिए हैं और उसकी हेल्प से हम मज़ीद उसको एक्सप्लेन करें। तो इस न्यूज़ को देखते हैं। इससे पहले हमने 2 वीडियोस बना चुके हैं, जहां एक हमने वीडियो थी द फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान इकॉनमी। तो आप टैक्स दोस्ती चैनल पर इसी 12/6/2022 की डेट में, ये तो पार्ट 4 आप देख रहे हैं, तो पार्ट 2 में आपको वो मिल जाएगा जहां हमने जो बजट में टैक्स कलेक्ट हुआ है और जिस तरीके से एक्सपेंस हो रहा है, तो आपके एज ए स्टूडेंट, एज ए बिजनेस इंडिविजुअल, एज जॉब पर्सन, एज ए स्टे एट होम पर्सन, आपका इस इकॉनमी में और इस इकॉनमी का क्या फ्यूचर, हमने वो वीडियो बनाई है। फिर हमने बात की है अगले पार्ट 3 में कि जो 12 लाख तक सैलरीड पर्सन और 6 लाख तक नॉन सैलरीड पर्सनस को बेनिफिट दिया गया। फिर जो सवाल सब पूछ रहे हैं वो ये कि जो इमूवेबल प्रॉपर्टी है, यानी जो अमीर लोग हैं जिनके पास मल्टीपल प्लॉट्स, घर, कमर्शियल एरिया, एग्रीकल्चर, फार्म हाउस वगैरह होते हैं, उस पर क्या। तो प्रीवियस वीडियो में जो पार्ट 3 है 12/06/2022 की, उसमें आप टैक्सेशन प्रपोजल के नाम से ये देख सकते हैं और इस पे हमने डिटेल में मैंने बात की है और एक्सप्लेन किया है। आज हम इसके से आगे कंटिन्यू करेंगे और बेसिकली पावर्टी एलिवेशन टैक्स जो है वो ये है कि गुर्बत अगर पाकिस्तान में कम करनी है तो ज़ाहिर बात है गरीब को नहीं, अमीर को टैक्स करना है। तो जो स्पेशल टैक्स ईयर फॉर टैक्स ईयर 2022 एक स्पेशल टैक्स लगाया जा रहा है अदर देन इनकम टैक्स के अलावा, और वो उन सब पर्सनस पे लगेगा। इसमें इंडिविजुअल्स भी आ जाएंगे, कंपनीज, एओपीज़, जिनकी इनकम जो है, और यहाँ इनकम से मुराद टैक्सेबल इनकम है 300 मिलियन या 30 करोड़ से ज़्यादा होगी टैक्सेबल इनकम, उनको 2% एक्स्ट्रा देना पड़ेगा जो भी उनका टैक्स रेट आएगा। तो टैक्स रेट तो अगर इंडिविजुअल्स हैं या एओपीज़ है तो स्लैब वाइज लगता है, अगर कंपनी है तो डिपेंड करता है, स्मॉल कंपनी है तो 21%, अगर बैंकिंग कंपनी है तो 39%, अगर रेगुलर प्राइवेट लिमिटेड है तो 23%। एओपीज़ के भी स्लैब होते हैं, तो जो भी जैसे कंपनी पे 23% लगेगा और अगर 30 करोड़ से ज़्यादा उसकी टैक्सेबल इनकम हुई तो 23% लगेगा और उसके अलावा 2% और भी लगेगा, वो टैक्स रिटर्न में शो होगा। इनकम फॉर द पर्पस ऑफ दिस टैक्स विल बी डिटरमिन्ड ऑन टैक्सेबल इनकम अदर दैन ब्रॉड फॉरवर्ड एप्रिसिएशन। अब ये जो चीज़ें हैं ये वो हैं जो टैक्स लॉ में गिवन है कि टैक्सेबल इनकम कैसे कैलकुलेट होती है। तो टेक्निकल चीज़ें हैं, लेकिन अगर सिंपल आपने समझना है तो ये है कि किसी भी शख्स का टैक्स जो है वो उस साल की इनकम और प्रीवियस ईयर के अगर कोई लॉसेस, डेप्रिसिएशन वगैरह है, उसके अलावा जो मेन बड़ी कंपनीज़ हैं जैसे इंश्योरेंस है और ऑयल एक्सप्लोरेशन कंपनीज़ हैं, बैंकिंग कंपनीज़ हैं, उनको तो माफ़ कर दिया गया। प्रीवियस वीडियोस अगर आप देख रहे हैं तो हम बेसिकली यहाँ ना सिर्फ टैक्स की बल्कि इकनॉमिक्स, फाइनेंस, वर्ल्ड अफेयर्स, इंटरनेशनल रिलेशंस की इसलिए बात करें कि हो ये रहा है कि आप के घर में, आपकी फैमिली में जितने ज़्यादा लोग भी अर्न कर रहे हैं फिर भी आपकी डिस्पोजेबल इनकम कम हो रही है, जो चीज़ें आप पहले अफोर्ड कर पा रहे थे वो नहीं हो रही, कॉस्ट ऑफ लिविंग आपकी ज़्यादा हो रही है और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग आपका रिड्यूस हो रहा है। तो ये जो डिसीजंस गवर्नमेंट, ब्यूरोक्रेट्स, बिजनेसेस, प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर लेता है उसका इफ़ेक्ट होता है, तो हम साथ साथ वो भी बात करते हैं। तो मैं इसलिए ये जिक्र किया कि ऑयल एक्सप्लोरेशन कंपनीज जो हैं वो टैक्स लॉ में उनकी टैक्सेशन, टैक्सेबल इनकम कैलकुलेट करने का तरीका पहले से ही, शुरू से ही, जब से टैक्स लॉ पाकिस्तान में 1947 से है तो वो डिफरेंट है। तो इस टाइम पर ज़रूरत है कि ऑल आउट टैक्स एमनेस्टी और टैक्स हॉलीडे दिया जाए ऑल एक्सप्लोरेशन कंपनीज़ को और रिफाइनरीज़ को, ऑयल रिफाइनरीज़ को, क्योंकि पाकिस्तान का जो मेन इशू है वो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का है, ऑयल एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट। तो उसको अगर आप इंपोर्ट करते रहेंगे तो आप फिर ये जो फ्लक्चुएशन है एक्सचेंज रेट में, ऑयल प्राइस में और वर्ल्ड अफेयर्स के मातहत होंगे। तो अगर आज आप दे दें ऑयल एक्सप्लोरेशन कंपनीज़ को टैक्स हॉलीडे, बजाय कि इस बजट में सिनेमाज वगैरह को दिया गया, और उसके पे भी हमने वीडियो बनाई क्यों दिया गया,
तो जो है आपका प्रॉब्लम अगले साल तक सॉल्व हो सकता है। टैक्स इन सिमिलर नेचर लेविड फॉर रिहेबिलिटेशन, टैक्स इस तरह का पहले भी लेवी हुआ था और सिंध कोर्ट और लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज हुआ था। बोथ हाई कोर्ट हैव अपहेल्ड एंड द मैटर इज पेंडिंग बिफोर द सुप्रीम कोर्ट फॉर द। तो वो जो पहले डिस्प्लेस्ड पर्सन यानी पाकिस्तान में जो खासतौर पे नॉर्दर्न एरियाज़ में और केपी में जो टेररिस्ट के अगेंस्ट जो पाकिस्तान के अंदर ही आर्मी ने ऑपरेशंस किए थे, मिलिट्री ऑपरेशंस, उसकी वजह से बहुत सारे लोगों को घर छोड़ के दूसरी जगह जाना पड़ा। उसके लिए जो टैक्स लगा था इस तरह का, वो अभी सुप्रीम कोर्ट ने उस पर फैसला देना है, लेकिन लाहौर कोर्ट हाई कोर्ट ने डिसाइड कर लिया। ठीक है जी, चाय प्लीज़ दे दें, लेकिन लाइट आ जाती है तो फिर। टैक्स रेट जो है बैंकिंग कंपनीज पे भी उन्होंने बढ़ा दिया, 39% से 42% कर दिए हैं, और इसमें सुपर टैक्स भी शामिल है। बैंक्स में मैंने जैसे आपको कहा कि एक तरह से बैंक्स जो हैं वो मेनली गवर्नमेंट के जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं उसके बेनिफिशरी होते हैं। ख़ुद सोचें, जब आपसे ट्रैफिक चालान कटता है वो पैसा कहाँ जाता है? बैंक में। गवर्नमेंट का होता है, बैंक में जाता है, प्राइवेट बैंक में जाता है। जब आप गवर्नमेंट की कोई भी फ़ी पे करते हैं, SCCP की पे करते हैं, अपने डॉक्यूमेंट्स को अटेस्ट करने की HEC की पे करते हैं, इसके अलावा जो गवर्नमेंट के मुख्तलिफ और सोर्सेज हैं जहाँ पर आप गवर्नमेंट को फ़ी देते हैं और आपको उसके अगेंस्ट टोल प्लाजाज भी हो सकते हैं, वो पैसे प्राइवेट बैंक्स में रखे जाते हैं। प्राइवेट बैंक्स उन्हीं गवर्नमेंट के पैसों को रख के उनको थोड़ा मुनाफा देती है, लेकिन अगले दिन लोन के तौर पे उनको दे देती है। तो एक तरह से एक मनी मशीन बनाई हुई है प्राइवेट सेक्टर बैंक्स ने। और जो बजट का, और अगर आप बजट वाला हमारी वीडियो देखें, जो मल्टीपल वीडियोज़ हैं जिसमें बजट में सूद जो है वो तकरीबन 3,950 अरब रुपए जो है वो सूद में दे रहे हैं। उसमें तकरीबन 3,000 अरब या 3 खरब रुपए जो हैं वो लोकल बैंक्स को जा रहे हैं। तो बेसिकली बैंक्स बहुत कमा रहे हैं। गवर्नमेंट ने थोड़ा सा उनको टैक्स करने का सोचा, इसको भी वो चैलेंज कर देंगे, और चैलेंज करने के बाद जो है वो हो सकता है जीत जाए। तो बैंक्स, और फिर बैंक्स में भी ये एम्प्लॉयज़ को नहीं जाता और ज़्यादातर शेयर होल्डर्स को नहीं जाता, क्योंकि वो छोटे शेयर होल्डर थे। इसमें मेजर 10-15 लोग हैं, मंशा साहब हो गए, शौकत तरीन साहब हो गए, इस तरह और लोग हो गए जो इसके बेनिफिशरी हैं। तो ये टैक्स लगेगा उनकी इनकम पे, लेकिन इसको जो है किस तरह से वो अवॉइड करते हैं वो देख लेंगे। अच्छा जी, अब वो कहता है द प्रोविज़न। तो ये जो दूसरी प्रोविज़न आपने देखी, यानी जो दूसरा पॉइंट हमने बात किया, एक तो ऐसे लोग जो 30 अरब से ज़्यादा, 30 करोड़ से ज़्यादा इनकम कमा रहे हैं। दूसरा फिर बैंक्स पे है, लेकिन बैंक्स की ज़्यादा डिटेल में मैं नहीं गया क्योंकि उन्होंने वैसे इस टैक्स से बच जाना है। तो आगे चलते हैं। डेफिनेशन ऑफ बेनिफिशियल ओनरशिप। अ न्यू डेफिनेशन ऑफ बेनिफिशियल ओनरशिप फॉर अ नेचुरल पर्सन हैज़ बीन इंट्रोड्यूस। Beneficial ownership means effective ownership where benefits to the owner lies to a person. Under the definition introduced has been taken in relation to ownership of shares as well as control and management. In relationship to holding of shares, a threshold has been set 10%, and management the concept of. It is important to note that taxation in Pakistan, except that related to tax treaty, has no relevance of beneficial ownership. There is reference of in the asset declaration laws. Companies and associations have been required to maintain a register of beneficial ownership. Beneficial ownership जो है वो ये होता है कि पाकिस्तान में बहुत दफ़ा ऐसे है कि चूँकि लोगों को पता है कि जो वो इनकम कमा रहे हैं वो क्राइम से है, करप्शन से है, तो वो और लोगों यानी अपने घर के मुलाजमीन या फैमिली मेम्बर्स या ऑफिस के चपरासियों या और ऑफिसर्स के नाम पर प्रॉपर्टी होल्ड करना शुरू कर देते हैं, और बेसिकली जो है होल्ड करने के बाद पैसे वो देते हैं, ओनर जो है प्रॉपर्टी का कोई और होता है। तो बेनिफिशियल ओनर का मतलब होता है कि जो एक्चुअल ओनर है। कानून कहता है कि अगर किसी शख्स के नाम पे प्रॉपर्टी भी है, लेकिन अगर पैसे किसी और ने दिए, फिर वो शख्स प्रॉपर्टी का ओनर नहीं है जिसका नाम उस कागज़ पे लिखा है, बल्कि जिसने पैसे दिए हैं वो है। तो एंटी मनी लॉन्ड्रिंग, बेनामी ट्रांजैक्शन, ये सारे कवानीन पाकिस्तान में FBR के अंडर आ चुके हैं, और अगर आप ये इस तरह के कोई शो करते हैं तो आपको इशू आएगा। तो इसलिए बेनिफिशियल ओनरशिप का जो है वो जो
है और डेफिनेशन उन्होंने थोड़ी सी चेंज की है, उसमें डेफिनेटली अपने आप को फ़ायदा पहुंचाना होगा। लेकिन यहाँ शबर जैदी साहब की बात मुझे पसंद आई कि इसका पाकिस्तान की टैक्सेशन से कोई ताल्लुक नहीं है, अनलेस के बाहर का कोई और दूसरे मुल्क में वो बंदा टैक्स हो रहा हो और फिर वो टैक्स ट्रीटी का सहारा ले, वहाँ पे बेनिफिशियल ओनरशिप की बात होगी, या वो कंपनी में अगर डायरेक्टर हो या एसोसिएशन ऑफ पर्सन पार्टनरशिप में वो पार्टनर हो, तब जाके बेनिफिशियल ओनर का मसला उसको आता है, वरना वैसे नहीं आता। अंडर द वो कहता है नेक्स्ट है जी इनिशियल डेप्रिसिएशन अलाउंस। अंडर द प्रेजेंट लॉ इनिशियल डेप्रिसिएशन अलाउड टू एक्सटेंड टू 50% ऑफ द वैल्यू ऑफ सच assets. This limitation has been removed and now 100% of the amount of initial depreciation will be allowed in the first year. ये अच्छी बात है कि जब आप कोई भी सनत वगैरह लगाते हैं तो आप तो 20-25% अंदाज़ा लगाते हैं कि आपकी पहले साल में मशीनरी यूज़ होगी। टैक्स वाले आपको टैक्स बेनिफिट देने के चक्कर में आपका इनिशियल जो डेप्रिसिएशन अलाउंस है वो 50% पे लगाते थे, लेकिन अब उन्होंने 100% कर दिया। इससे आपकी टैक्सेबल इनकम, आपकी अकाउंटिंग इनकम तो रिड्यूस नहीं होगी, टैक्सेबल इनकम रिड्यूस होगी और इससे आपको टैक्स बेनिफिट हो जाएगा। जो रेजिडेंट नॉन रेजिडेंट है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, क्योंकि टैक्स दोस्ती चैनल में मेजॉरिटी हमारे नॉन रेजिडेंट लोग देखते हैं। तो ये जो डेफिनेशन ऑफ रेजिडेंट और डिजिटल पेमेंट, ये दो हम अगली वीडियो में करेंगे। आपसे मुलाकात होती है। थैंक यू वेरी मच।